हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम ऑनर्स के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस की, जिसमें हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है इकोसिस्टम कंसेप्ट स्ट्रक्चर पिरामिड्स एंड सक्सेशन। तो इस चैप्टर में आपको इकोसिस्टम के बारे में बता रखा है कि इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इकोसिस्टम को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहने वाला, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करते हैं भाई पहले टॉपिक की, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, कि भाई इकोसिस्टम का कंसेप्ट क्या है ना। तो देखो भाई, पिछले चैप्टर में मैंने तुमको एक एनवायरनमेंट के बारे में बताया था ना। तो एनवायरनमेंट क्या है ना, बेसिकली एनवायरनमेंट के अंदर इकोसिस्टम एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है जो काम कर रही होती है, अपना काम कर रही होती है। अब इकोसिस्टम बनता किससे है? लिविंग कंपोनेंट से, जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी कह देते हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिनको अबायोटिक कंपोनेंट्स भी कह देते हैं। और लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर भाई प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ऐसे ही अबायोटिक या नॉन लिविंग के अंदर एयर, वाटर, सोइल, सनलाइट, टेम्परेचर आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये दोनों ही आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कॉन्टिन्यूसली। हमारे भारत के अंदर या वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल देखो, ये पानी है, इसके अंदर भी जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे, फिश जैसे कि इसमें हमको देखने को मिल जाती है। तो पानी यहाँ पर क्या है, जो वाटर है यहाँ पर, ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। वही मछली जो है क्या है, ये एक लिविंग कंपोनेंट है। तो ये आपस में इंटरेक्ट करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली। अगर किसी ने भी इंटरेक्ट करने से मना कर दिया ना, तो क्या होगा, ये इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। तो ये आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, एक स्टेबल लिविंग सिस्टम बनाते हैं। अगर एक भी या बायोटिक या अबायोटिक नहीं रहेगा तो ये आपस में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सिक्के के दो साइड, ध्यान रखना, हेड और टेल। आगे मैं बात करूँ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम की स्टडी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। फिजिकल प्रोसेस जैसे कि आप समझ सकते हो, और ये पढ़ेंगे आगे। एनर्जी का फ्लो होना, ठीक है भाई, एनर्जी का फ्लो होना। और जितने फिजिकल आपके प्रोसेस होते हैं डिपेंड होते हैं लाइक फिजिकल फैक्टर्स पे। और फिजिकल फैक्टर्स आप समझ सकते हो जैसे कि टेम्परेचर पर, है ना, आपका क्लाइमेट हो गया। और आप समझ सकते हो जैसे कि आप, और टेम्परेचर, क्लाइमेट हो गया, वाटर हो गया, जितने भी फिजिकल फैक्टर हैं ये सब डिपेंड, इस पे से डिपेंड होते हैं सारे फिजिकल प्रोसेस, है ना। वही बात करूं बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसके अंदर भाई आपका आ जाएगा न्यूट्रिशन साइकिल। क्या? न्यूट्रिशन साइकिल। जिससे ऐसे कि मैं बताऊं, कार्बन साइकिल आपने पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में पढ़ लेना, है ना। और कार्बन साइकिल होगी, नाइट्रोजन साइकिल भी ऐसी होती है, नाइट्रोजन साइकिल भी होती है। तो ये सभी फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो कि हम इकोसिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। और ये आपका जितना भी बता रखा है आपको, ये फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये आपको अगले चैप्टर में बता रखा है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है ऑर्गेनिज्म का, और कितने हर इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इसकी स्टडी हम इकोसिस्टम में करते हैं। और ये भी हम पढ़ते हैं कि भाई हाउ लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब इकोसिस्टम स्टडी करता है, समझ आ रहा है। और इफ द एनवायरनमेंट चेंजेस द टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो चेंज। कहने का मतलब है अगर एनवायरनमेंट बदल रहा है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी चेंज होंगे और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी चेंज होने वाले, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा ही इकोसिस्टम होगा, और वैसे ही वहां पर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। समझ आ गया? और इकोसिस्टम का पार्ट कौन है? ह्यूमंस भी जो है इकोसिस्टम का पार्ट है। आगे चले तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ एन इकोसिस्टम इज एनर्जी फ्लो। क्या? अगर इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, तो उसका सेंट्रल आइडिया आता है एनर्जी फ्लो का। एनर्जी फ्लो क्या होता है कि एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है, समझ रहे हो। और चिंता मत करो, एनर्जी फ्लो आपके चैप्टर में आपको बता रखा है, इस चैप्टर में लास्ट में हल्का फुल्का बता रखा है, अगले चैप्टर में और डिटेल में है। तो एग्जाम्पल आप देखो, जैसे कि आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब है यहाँ पर लैंड बेस्ड, यानी जो जमीन पर पाए जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया। ऐसे एक्वेटिक यानी वाटर बेस्ड जो होते हैं, लाइक पॉन्ड हो गया, लेक हो गए, मैरीन यानी सी ओशन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है
वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आता है। समझ रहे हो? तो हर इकोसिस्टम में क्या होता है, चाहे वो लैंड बेस्ड हो चाहे वाटर बेस्ड हो, एनर्जी का फ्लो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और 10% आपने सुना होगा, 10% एनर्जी जाती है, जितनी भी एनर्जी होगी उसका 10% नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में चली जाएगी उसको खाने के बाद। ठीक है भाई, ध्यान रखना। आगे चले तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, आपकी बुक से ही मैंने ये इमेज ली है। तो ये इकोसिस्टम है, तो इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, बायोटिक और अबायोटिक में। ठीक है भाई, बायोटिक के अंदर भी तीन हिस्से हो जाते हैं, एक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, एंड अबायोटिक में जो है भाई क्लाइमेटिक फैक्टर आ जाते हैं और आपके एडेफिक फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ना है आपको, ध्यान रखना। उसके बाद क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी तीन हिस्सों कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे कि आपका लाइट हो गया, टेम्परेचर एंड वाटर। और आपको जो एडेफिक फैक्टर्स है इसको हम सोइल में कैटेगराइज कर देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो क्या आपको इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे कोई सा भी इकोसिस्टम हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी कैसे काम करते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट की बात करता हूँ। तो दीज आर लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, बता चुका हूँ पहले ही। और इसको हम तीन मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं बायोटिक कंपोनेंट को। पहला है प्रोड्यूसर्स, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। उसके बाद कंज्यूमर, जिनको हम हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर्स, जिनको हम सेफ्रोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो ये तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में, जिनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि मेक देयर ओन फूड। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी है ना। अब यहाँ पे जो ऑटोट्रॉप्स है, दो शब्द से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो और ट्रोप। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोप का मतलब होता है टू नरिश, यानी कि ये खुद अपने आप ही क्या करते हैं, अपने आप को नरिश कर लेते हैं, मतलब पोषित कर लेते हैं। ध्यान रखना। तो इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। और अपना खाना बनाने के लिए इनको क्या क्या जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर। अब यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स की बात करता हूँ, तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर आ जाएंगे भाई ग्रीन प्लांट्स। क्या आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स। जैसे कि आप देखो, ये ग्रीन प्लांट है, ये ऑटोट्रॉप में आता है, ध्यान रखना। इसको हम प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉप में आता है। तो जब आप पत्ती देख रहे हो, जो ग्रीन है ना, ग्रीन है, आपको दिख रही है पत्ती सारी ग्रीन है, तो उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है भाई, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये पत्ते हरी भी नहीं होंगी, यहाँ पर ध्यान रखना। तो क्लोरोफिल की वजह से ही जो है ये पत्ते ग्रीन आपको दिख रही है, प्लांट ग्रीन दिख रहा है। समझ रहे हो? तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स को। ठीक है, ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल के लिए वही कि जो अपना ऑटोट्रॉप्स में आ जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएगा एंड एटसेट्रा। ठीक है, लास्ट रहेगा साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सन से इनको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, लाइट एनर्जी, आप क्या कह लीजिए, सोलर एनर्जी है ये, सोलर एनर्जी है ये। तो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं भाई केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट ये कर दे रहे हैं। और केमिकल एनर्जी का यहाँ पर लेना देना क्या है, फूड से है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और फोटोसिंथेसिस की अगर आपको केमिकल इक्वेशन पता है तो वो कमेंट में मुझे जरूर बताओगे। ठीक है, समझ आ रहा है? और दे आर द बेस ऑफ द फूड चेन। फूड चेन आपको पता ना क्या होती है, ये ए ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये बी ऑर्गेनिज्म है, ये सी ऑर्गेनिज्म है और ऐसे डी ऑर्गेनिज्म है। तो ए को बी खा जाएगा, बी को सी खा जाएगा और सी को डी खा जाता है, तो एक फूड चेन बन जाती है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इस ए से स्टार्ट हो रही है। तो ये ए क्या है, ये बेस है। ए क्या है, ये बेस है इस फूड चेन का, जो आपको मैंने यहाँ पे बताई है। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, बेस होते हैं फूड चेन का, यानी कि स्टार्ट ही यहीं से होती है। समझ आ रहा है? आगे चले, जो सेकंड अपना वो है भाई कंज्यूमर्स, जिनको हम हेटेरोट्रॉप्स ही बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, कंज्यूमर्स यानी खाने वाले, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो हेटेरो यानी अब दो वर्ड से ये मिलकर बना है हेटेरोट्रोप। तो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रोप का मतलब होता है नरिश। ठीक है, ऑटो का मतलब सेल्फ था, यहाँ पे डिफरेंट है, इसका मतलब कि अपने आप को नरिश करने के लिए इनको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। ध्यान रखना, समझ आ गया?
और कंज्यूमर्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ये प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या चाहे इनडायरेक्टली हो। ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की, तो इनको हम 3 हिस्सों में रखते हैं। एक प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हम हर्बीवोरस भी बोलते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जिनको हम कार्निवोरस भी बोलते हैं, और तीसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम टर्सरी कंज्यूमर्स जिनको हम बोलते हैं टॉप कार्निवोरस। समझ आ रहा है भाई क्या कह रहा हूं मैं? अब इन्हीं के बारे में आगे हमें पढ़ना है। देखो भाई, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है ना, जिनको हम हर्बीवोरस से बोल रहे हैं, तो ये ओनली प्लांट्स खाते हैं। जो प्रोड्यूसर बताए थे वो ग्रीन प्लांट है ना, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो उन ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले अपने प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। ठीक है, लाइक ग्रास ऑफर्स, रैबिट्स, गोट्स, ठीक है, हिरन हो गया, तो ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं, है ना। और जो इनको खा जाए वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं, जिनको हम कार्निवोरस ही बोलते हैं। तो ये हर्बीवोरस को खा जाते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो सब आ जाते हैं जो हर्बीवोरस को खा जाते हैं, लाइक फ्रॉग्स, जैकल्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, ये सब जो हैं इनको खा जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर जिनको हम क्या बोलते हैं, टॉप कार्निवोरस भी बोलते हैं, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं। ये ऊपर मैंने आपको बताया सेकेंडरी कंज्यूमर्स है ना, ये इनको खा जाते हैं। इनके अंदर आपका टाइगर्स, लायंस, वल्चर्स, ईगल्स, ये सब आपको देखने को मिल जाती है। समझ आ रहा है? तो यहाँ इसी तरीके से क्या बनती है, आपके फूड चैन बनती है। इसी वजह से आपकी क्या बन जाती है, यहाँ पर फूड चैन बन जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर्स ने प्रोड्यूसर को खाया तो इनको कुछ एनर्जी मिली होगी, इनको कुछ एनर्जी मिली होगी, है ना। अब इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स को इन्होंने खा लिया सेकेंडरी वालों ने, तो इनकी जो एनर्जी है उसका केवल 10% क्या है, सेकेंडरी को मिलने वाला है। समझ रहे हो? और उसके बाद जितनी एनर्जी इनके पास है, जितनी एनर्जी इनके पास है, उतनी एनर्जी का 10% अगलों के पास जाएगा, ध्यान रखना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आगे जो है एनर्जी बचेगी नहीं, इसलिए वहां पर फूड चैन भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोफाइट से बोल देते हैं और डेट्रिटिवोरस से बोल देते हैं। तो देखो भाई ध्यान सुनना, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को एकदम सिंपलर सब्सटेंस में। कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई पशु मर गया, कोई पौधा सड़ गया, है ना, तो सड़ने के बाद ना उसको मिट्टी में बिल्कुल मिला देना। ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। वो काम कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। ठीक है, और वहीं से इनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है ना। आप जैसे कि दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, ये देख रहे हो, ये डिकम्पोज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है जितना भी, ये देखो जैसे कि प्लांट गिर गया यहाँ पर, ये है ना, अब इसको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देगा, मतलब इसको मिट्टी में मिला देगा ये पूरा, है ना, और इसी से इसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, जो डिकम्पोज करने का काम करते हैं, हार्ड सब्सटेंस को बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, इनको न्यूट्रिशन यहीं से मिल जाता है। तो ये डिपेंड किस पे करते हैं, दूसरों पर, अपने एनर्जी के लिए, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और ये हेल्प करते हैं रिसाइकल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स एंड कंप्लीट बायोकेमिकल साइकिल। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को ध्यान रखना। यहाँ पर एक चीज लिखी है कि हेल्प करते हैं रिसाइकल करने में, किसको, न्यूट्रिशन को। देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है इन्होंने क्या करा, ये प्लांट जो है यहाँ पर, इससे एनर्जी इनको मिल जाती है, किसको, इन डिकम्पोजर्स को मिल गई, डिपेंड है इन पर। ठीक है, अब वापस क्या होगा, यहाँ पर पौधा उगेगा भाई, उग गया। ठीक है, अब इनको पौधा उगने के बाद उनको कौन खा जाएगा, ग्रास ऑफर खा जाएगा, या कोई अदर ऑर्गेनिज्म खा जाएगा जो प्राइमरी कंज्यूमर में आता है। उसके बाद उनको सेकेंडरी खा जाएगा, उनको टर्सरी खा जाएगा, है ना, फिर वो मर जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो टर्सरी में आएगा वो कभी ना कभी तो मरेगा, फिर वो क्या, डिकम्पोज कर देंगे डिकम्पोजर उनको, फिर पौधा उगेगा, फिर ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। तो जो ये डिकम्पोजर्स हैं ये मदद करते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन की जो साइकिल है उसको चलते रहने में मदद करते हैं। ठीक है भाई, और कंप्लीट करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या, एक तरह से जो एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, तो वही है ये। और फाउंड इन सोइल विद ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है भाई, तो जो डिकम्पोजर है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, सोइल में देखने को मिलता है विद ऑर्गेनिक वेस्ट। जैसे कि यहाँ पर दिखाऊं, ये आप देखो, जितना भी पड़ा है ना, ये सब ये ऑर्गेनिक वेस्ट है। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। आई थिंक ये गोबर है ना, तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट है। समझ रहे हो,
ये यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म्स, ये क्या है, अर्थवॉर्म्स है ना। तो ये सब डिकम्पोजर्स में आते हैं। आगे चले, ये हमें दिखाई दिया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम। तो यहाँ पर बहुत सारे इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स कौन है, इन इकोसिस्टम के अंदर कौन प्राइमरी में आएगा, कौन सेकेंडरी में आता है और कौन टर्सरी में आता है, फटाफट देख लेते। देखो, ग्रास लैंड की बात करूं तो यहाँ पर ग्रास ओफर, रैबिट्स, डियर, गोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। तो ये ग्रास लैंड में घास वगैरह खाएंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर में फ्रॉग आ जाएगा, लिजार्ड, बर्ड्स, स्नेक्स आ जाएंगे। ठीक है, ग्रास लैंड के अंदर की बात हो रही है। ग्रास लैंड एक पर्टिकुलर एरिया है, देखो इकोसिस्टम तुम्हें समझ आ गया होगा, एक ऐसा एरिया है पर्टिकुलर, मान लो, है ना। यहाँ पर आपको बायोटिक कंपोनेंट भी देखने को मिल जाएंगे और आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे और एक अपनी बढ़िया खासी जिंदगी जी रहे होंगे। तो ग्रास लैंड भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। ऐसे यहाँ पर ये प्राइमरी में आ जाएंगे, सेकेंडरी में आ जाएंगे, और टर्सरी में आपको यहाँ पर आपको कौन से कंज्यूमर्स देखने को मिलेंगे, हॉक्स, ईगल्स एंड टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे जो इनको खा जाएंगे। ऐसे ही फॉरेस्ट की बात कर लो, ये अगला इकोसिस्टम है। यहाँ पर आपको बग्स, फ्लाइज, स्क्वेरल्स, डियर, एलिफेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। सेकेंडरी कौन होंगे, बर्ड्स होगा, आउल्स होंगी, वॉल्व्स होंगे, जैकल्स होंगे। ठीक है भाई, तो ये इनको खा जाएंगे, और इनको खाने के लिए भाई लायंस होंगे, टाइगर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद डेजर्ट में आ जाओ, तो डेजर्ट एक इकोसिस्टम है अपने आप में। वहीं इंसेक्ट्स, रैट्स, कैमल्स जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर में भाई आपका स्कॉर्पियंस आ जाएगा, फोक्स, जैकल एंड स्नेक्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है जो कि इनको अपना खाना बनाएंगे। ठीक है भाई, शिकार बनाएंगे। और इनको कौन खाएगा, ये टर्सरी कंज्यूमर वाले खाएंगे, जिसमें आपका हिनास, ठीक है, वाइपर्स, ईगल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद पॉन्ड एंड लेक, है ना, ये आपका एक्वेटिक में आ जाएगा इकोसिस्टम जब का होता है, यानी वाटर बेस्ड इकोसिस्टम में आ जाएगा ये। तो इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, बीटल्स, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स जो है ये आपको पानियों में देखने को मिलता है, ध्यान रखना। तो ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ जाएगा। ये जू प्लैंक्टन एक तरह का क्या है, आपका ये पौधा है, ध्यान रखना, पानी में उगने वाला। और सेकेंडरी में आपका आ जाएगा यहाँ पर लार्जर फिशेज आ जाएंगी, क्रेन्स, बर्ड्स, ये आपको देखने को मिल जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर में, जो कि इनको निपटा देती है अपने एनर्जी के लिए। उसके बाद टर्शरी में आपको देखने को क्या मिलेगा, बिग फिशेज, वाटर स्नेक्स, हॉक्स आपको देखने को मिलेगा जो कि इनको खा जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद आपका मैराइन हो गया, जिसमें आपको जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस देखने को मिलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर। और इनको कौन खाएगा भाई, बिगर फिशेस खा जाएंगी। ठीक है, मैक्रिल खा जाएगी जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आती है। और ऐसे आपका टर्सरी कंज्यूमर आपका शार्क्स है, वेल्स है, हॉक्स है, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाएंगे, जिनको टॉप कार्निवरस की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बताए मैंने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आपको मैंने बताई क्या थे, बायोटिक फैक्टर्स थे इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, ये बायोटिक फैक्टर्स है सारे अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर। अब हम बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स की। क्या, अबायोटिक कंपोनेंट्स की, और काफी थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये। देखो, पहले इधर आ जाओ। अबायोटिक कंपोनेंट्स में एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट आपको देखने को मिल जाती है ना। तो ये कैसे भाई अपना अब जलवा दिखाते हैं इकोसिस्टम के अंदर, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट जो है नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, ध्यान रखना है, नेचर के अंदर। और ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में, लाइक आइस हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया और मॉइस्चर हो गया। ये सारे ही क्या हैं भाई आपके, ये सारे आपके नॉन लिविंग यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो कि हम हमेशा तीनों फॉर्म में देखने को मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में, है ना भाई, ध्यान रखना है। और दिस फैक्टर ग्रेटली इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ भी सकते और बना भी सकते हैं। तो इकोसिस्टम के बैलेंस को बना के रखने में और लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करने में ये ग्रेटली फैक्टर्स यानी इन्फ्लुएंस तगड़ा करते हैं। समझ आ रहा है। तो अगर हम बात करें अबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो इनको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक भाई आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स और दूसरा आपका एडेफिक फैक्टर्स। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स आपका लाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, रेन, विंड की हम बात कर रहे होंगे, और एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं वैसे तो। एडेफिक में मेनली हम सोइल की बात कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि सोइल एडेफिक फैक्टर में आपका सोइल आ जाता है ओनली, है ना, ध्यान रखना है। जो कि बेसिकली क्या कहते हैं भाई, प्लांट जो है उसकी ग्रोथ के लिए काम करता है अबायोटिक, लेकिन प्लांट की ग्रोथ के लिए काम कर रहा है ना। अब प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर इंट्रैक्शन हो जाता है, वही इंट्रैक्शन क्या इकोसिस्टम बनाता है। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट्स जो है बेसिकली सॉइल का, वो एडिफिक फैक्टर्स में आएगा। और सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम क्या होता है, बेस होता है
जहाँ पर प्लांट्स ग्रो करती हैं, है ना। मान लो ये सोइल है बहुत सारी, यहाँ पर पूरी सोइल की लेयर है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये आपका, उसको क्या बोलेंगे हम, सबस्ट्रेटम बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चले, अब हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर्स की। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर मैंने बता दिया बहुत सारी चीज आती है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लाइट की। किसकी? लाइट की हम बात करेंगे, तो लाइट बहुत जरूरी है, लाइट बहुत जरूरी है फॉर ऑल लिविंग बींग्स। चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, डिकम्पोजर, सबके लिए लाइट बहुत जरूरी है। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती भाई, आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या करनी है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं, और वो बिना सनलाइट के नहीं हो सकती है। समझ आ रहे हो? समझ आ रहा है। और फूड चेन्स वुड स्टॉप, सही बात है ना। आप खुद सोचो ना कि पौधा ही अपना खाना नहीं बना पाएगा तो ग्रास ओफर वगैरह क्या खाएगा भाई, और वो नहीं खाएगा तो आगे की चेन नहीं चलेगी, है ना। क्योंकि एक साइकिल जो है फूड चेन जो स्टार्ट तो होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वही स्टार्ट नहीं होगी तो मामला आगे बढ़ेगा कैसे, समझ रहे हो, ध्यान रखना। तो इसलिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर ये हो जाता है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंटली, ठीक है भाई, कि भाई कितनी क्वांटिटी में लाइट आ रही है, कितनी क्वालिटेटिव लाइट है, दोनों ही अलग अलग तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है। समझ आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स के लिए। लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट के लिए, देखो भाई, सबसे पहला है क्लोरोफिल प्रोडक्शन। तो लाइट मदद करती है भाई क्लोरोफिल बनाने में फॉर ग्रीन प्लांट्स। आपको पता है क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, और ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। आगे चले, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। तो भाई प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी लाइट काफी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे भाई, कि सनलाइट का अमाउंट कितना है किस रीजन पर, तो वो डिसाइड करता है कि किस तरह का प्लांट वहां पर ग्रो होगा। कहीं पर कम लाइट पड़ती है, कहीं पर ज़्यादा लाइट पड़ती है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या उसी टाइप का जो है प्लांट वहाँ पर ग्रो होगा। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड टुंड्रा वेजिटेशन आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ लाइट अवेलेबिलिटी। आपने पढ़ा है ना ये छोटी क्लासेस में भी, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट एंड टुंड्रा, वनस्पति जैसे कहते हैं ना। तो ये सब वेजिटेशन है जो कि अलग अलग, अब क्यों है ये, कोई ज़्यादा हरी है, कोई पत्ते झड़ रहे हैं, किसी के भी कोई पत्ते झड़ रहे हैं, कोई टुंड्रा है ना, ये सब अलग अलग है, वह अलग अलग वेजिटेशन है। जैसे ट्रॉपिकल ये हमेशा ग्रीन ही रहता है, सदा हरा भरा, क्योंकि यहाँ पर लाइट ज़्यादा पड़ती है ना। तो ये सब जो है बट रहे हैं, किस वजह से बट रहे हैं, क्योंकि लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड किस पे करता है, लाइट पर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चले, और प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि जो लाइट है वो अफेक्ट करती है भाई प्लांट के फंक्शंस को, प्लांट की ग्रोथ को, फ्लावरिंग को एंड फूड प्रोडक्शन वेरी बाय रीजन। कहने का मतलब ये है कि जो फिजियोलॉजी होती है किसकी, प्लांट की, उसको अफेक्ट डालेगी। क्यों भाई, लाइट से ही क्या होगा, फूड बनेगा, किसका, प्लांट का, और वो नहीं बनेगा तो प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, है ना। पत्ते कह रहा हूँ, और फूल कैसे उगेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि प्लांट की फिजियोलॉजी भी कह सकते हैं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर लाइट कम ज़्यादा होगी तो। आगे चलो, टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर पर आए नहीं है, अभी ये लाइट वाला ही फैक्टर चल रहा है। किसके भाई, प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है लाइट की फॉर प्लांट। तो अगर लाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस होना। प्लांट जब अपना पानी का लॉस करता है, जब ज़्यादा पानी उस प्लांट में हो जाता है तो उस पानी को थोड़ा बाहर फेंक देने को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, यानी कि वाटर का लॉस करने को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट्स के द्वारा, ठीक है। ज़्यादा रूट्स भी क्या करेंगे, ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से, और ट्रांसपीरेशन ही बहुत तेज़ी से होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो, है ना। तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है विच प्लांट कैन सर्वाइव इन अ प्लेस। तो टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि एक जगह पर कौन सा प्लांट सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो टेम्परेचर डिसाइड किस पे कर रहा है, सनलाइट पर, यानी लाइट पर। उसके बाद स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटा क्या होता है, आपने पेड़ पौधे देखे हैं, उनकी जो पत्तियां होती है, लीव्स होती हैं, उस पर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं जो हमको दिखते ही नहीं हैं, ध्यान रखना। उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं।
तो स्टोमेटल मूवमेंट का मतलब क्या है, स्टोमेटा कभी क्लोज होता है तो कभी बंद होता है, कभी क्लोज होता है तो कभी बंद होता है। क्लोज ओपन क्या है, देखो ये आप देखो, ये स्टोमेटा, ये पत्ती है ना, ये पूरी पत्ती है, और ये हमने उसका हिस्सा दिखा दिया। टाइनी पोर्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये आपको दिख बड़े रहे हैं बट एक्चुअल में क्योंकि इमेज है ना, क्योंकि बाकी दिखते नहीं है बहुत जल्दी, ध्यान रखना। तो ये स्टोमेटा है ना। अभी ये ओपन है, ये क्या है, यहाँ से ये ओपन है तो यहाँ से ये गैस भी ले सकता है ना। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, या मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, और किसको ये एज अ वेस्ट के तौर पर बाहर निकाल देता है, और वो भी कहाँ से निकलती है, इस स्टोमेटा के थ्रू ही निकलती है। तो जौन सी गैस चाहिए होती है वो इस स्टोमेटा की जब ओपन होता है तो उसके थ्रू अंदर आती है, और जब जरा खाना बन गया, फूड बन गया, फोटोसिंथेसिस पूरा हो गया, तो जो वेस्ट बनता है वो वेस्ट भी इसी के थ्रू बाहर निकलता है, और वेस्ट वो गैस ही होती है। समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टोमेटा ओपन है और ये स्टोमेटा अब ये क्लोज हो गया है। तो ये क्या, स्टोमेटल मूवमेंट है, और वही बात है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, लाइट पर। समझ रहे हो कि स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोज टू कंट्रोल वाटर लॉस, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के लिए भी भाई स्टोमेटा का खुलना और बंद होना डिपेंड करता है ना, कि स्टोमेटा खुलेगा तभी पानी बाहर जाएगा। तो वही चीज है कि स्टोमेटल मूवमेंट को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है क्या, लाइट, ध्यान रखना। तो दिस कीप्स प्लांट इंटरनल कंडीशन स्टेबल। तो प्लांट की जो इंटरनल कंडीशन है ना, स्टोमेटल मूवमेंट है, उसको स्टेबल करने में मदद करता है। और अगर बढ़ गया लाइट तो समझ लो क्या होगा, तो बार बार मूवमेंट होती रहेगी, किसकी, स्टोमेटा की। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, तो द लेंथ ऑफ डे लाइट अफेक्ट्स फ्लावरिंग एंड ग्रोथ। तो कितनी देर तक लाइट रहेगी, ड्यूरेशन जो है लाइट की जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा, फ्लावरिंग जो होती है, जो फूल वगैरह आते हैं प्लांट पर, जो उनकी ग्रोथ होती है उस पर अफेक्ट पड़ता है ना। सम प्लांट्स ग्रो इन लॉन्ग डेज लाइक समर, है ना। समर में दिन काफी बड़े होते हैं तो कुछ प्लांट जो हैं लंबे दिनों में उगते हैं, और कुछ सर्दियों में उगते हैं, यानी शॉर्ट डेज में उग जाते हैं, ध्यान रखना है। समझ आ गई, आपको समझा ही चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है एनिमल्स के लिए। लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है एनिमल के लिए, देखो पहला है भाई मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है भाई, ध्यान रखना। आपको पता है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो तब भी आपकी कैलोरी बर्न हो रही होती है, जो आप ऐसे डाइजेशन है, सांस लेना, या आप कुछ भी नहीं कर रहे होगे तब भी जो ये प्रोसेस चलता रहता है ना। तो मेटाबॉलिज्म इसी से रिलेटेड कुछ है, ध्यान रखना है। तो लाइट अफेक्ट्स द बॉडी एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, हेल्प्स एनिमल्स मेंटेन एनर्जी बैलेंस। तो लाइट जो है ना, एनर्जी बैलेंस बना रहे, मेटाबॉलिज्म बना रहे, इसमें मदद करती है, ठीक है। उसके बाद विजन। तो एनिमल्स जो होते हैं ना भाई, एनिमल्स जो होते हैं उनको लाइट की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को देखने के लिए, चाहे वो फूड की बात हो जाए, चाहे वो मेट्स की बात हो जाए, शेल्टर की बात हो जाए, तो उनको देखने की जरूरत पड़ती है, उनको विजन चाहिए, वो लाइट के थ्रू ही अपने फूड को देख पाते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए विदाउट लाइट हम देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइट होगा तभी तो रिफ्लेक्शन पड़ेगा उस जगह पर, हमारी आंखों तक पहुंचेगा, है ना। अगर मान लो हम इस चीज को देख पा रहे हैं तो लाइट इस पर पड़ रही है और फिर हमारी आंखों में पड़ रही है, तब जाके हम देख पा रहे हैं, तब जाके हम देख पा रहे हैं। तो लाइट बहुत जरूरी है भाई एनिमल्स के लिए, ध्यान रखना है। और बिना अगर लाइट नहीं होगी तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। उसके बाद पिगमेंटेशन, क्या, लाइट जो है पिगमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। पिगमेंटेशन क्या होता है, द स्किन कलर ऑफ मैनी एनिमल्स डिपेंड्स ऑन सनलाइट एक्सपोजर। कि भाई जो उनका स्किन कलर होता है कुछ एनिमल्स का, वो डायरेक्ट सनलाइट पर डिपेंड करता है, इसी को कहते हैं पिगमेंटेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैव डिफरेंट स्किन टोन्स ड्यू टू वेरिंग सनलाइट इंटेंसिटी। आपने देखा होगा कहीं पर ज्यादा सनलाइट आती है, कहीं पर कम आती है, तो उसी हिसाब से जो है हमको स्किन कलर देखने का मिलता है लोगों का। फॉर एग्जाम्पल जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर धूप बहुत कम निकलती है, तो वहां पर भी गोरी चमड़ी होती है ना। अब जो अफ्रीका वगैरह पे आ जाओ वहां पर बहुत धूप होती है, तो वहां पर क्या है, आपको काली चमड़ी देखने को मिलती है, यानी स्किन कलर काला देखने को मिलता है। तो कितनी सनलाइट की इंटेंसिटी है इससे स्किन कलर भी डिपेंड होता है, यानी पिगमेंटेशन भी डिफाइन होता है, समझ रहे हो। आगे चले रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी भाई एनिमल्स की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान रखना है। तो एनिमल्स ब्रीडिंग साइकिल्स आर अफेक्टेड डे लेंथ एंड लाइट एक्सपोजर। जैसे कि जो बर्ड्स हैं वो ज्यादा ब्रीड करती है, ज्यादा रिप्रोडक्शन करती हैं लॉन्गर डेज में, जो लंबा दिन होता है, जो लंबा दिन होता है, क्या लंबा दिन होता है, लॉन्गर डेज होते हैं, तो वो ज्यादा ब्रीडिंग करते हैं, कौन, बर्ड्स, समझ रहे हो। तो एनिमल की ब्रीडिंग जो साइकिल होती है वो अफेक्ट होती है लाइट से। उसके बाद
आपका जो है आपका जो सर्केडियन रिदम है, इसका मतलब क्या है भाई, डेली बायोलॉजिकल क्लॉक और एक्टिविटी साइकिल इन लिविंग बींग्स। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी जो बायोलॉजिकल और एक्टिविटी साइकिल होती है वो भी लाइट की वजह से क्या चेंज हो सकती है, ठीक है, डामाडोल हो सकती है। तो डिपेंड्स ऑन डे एंड नाइट, लाइट और डार्क, कहने का मतलब ये है। तो इट रेगुलेट्स स्लीप, फीडिंग एंड अदर डेली बिहेवियर्स। आप खुद देखते हो ना, जैसे रात हो जाती है हम सो जाते हैं, है ना, अगर मान लो रात ही ना होए तो हमारा वो बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, वो सोने का पैटर्न जो बदल सकता है। तो वही बात है, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और एक्टिविटी वगैरह को भी क्या कंट्रोल करती है, कौन, लाइट। समझ आ रहा है। उसके बाद अब बात करते हैं टेम्परेचर की। ये अगला फैक्टर है, ठीक है, अगला आपका बायोटिक फैक्टर्स है, जिसको मतलब कि बायोटिक फैक्टर में कौन सा, क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हो। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में अगला क्या, टेम्परेचर है। तो सबसे पहले बात वही मेटाबॉलिज्म, है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, है ना। क्या कह रहा हूँ भाई मैं, कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देता है प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गई, है ना, फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं खाना जिससे वो बनाते हैं। प्लांट्स ऑफ डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम आर डिफरेंट बिकॉज ईच रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज। तो सारी जगह के आपको प्लांट्स अलग अलग देखने को मिलते हैं, आपको पता है, क्योंकि सबकी टेम्परेचर की नीड अलग अलग है और हर जगह आपको टेम्परेचर अलग अलग देखने को मिलता है। हम आप रेगिस्तान में नहीं रह पाएंगे क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कि जब हम शांत में भी हों तो हमारा शरीर की जो कुछ एक्टिविटीज काम कर रही होती है तो उसके लिए एनर्जी, कैलोरी बर्न होती है। तो इसको बनाए रखने के लिए भाई टेम्परेचर बहुत जरूरी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लांट्स की, और ऐसे कि यहाँ पर हमारी वैसे बात नहीं हो रही है फिलहाल, यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, यानी प्लांट्स के लिए टेम्परेचर कितना जरूरी है तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे चले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हर एक प्लांट स्पीसीज के पास क्या एक डिफरेंट टेम्परेचर होता है या रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। हर प्लांट की जरूरत मतलब कि ग्रोथ के लिए अलग अलग उसको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, यानी कि हर प्लांट को एक ही तरह का टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए। जैसे कि समर प्लांट्स जो होते हैं, जो समर में ग्रो होते हैं, उनको वो वार्म कंडीशन उनको चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वार्मनेस चाहिए उनको। उसके बाद कुछ विंटर प्लांट्स होते हैं जिनको कूल टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। उसके बाद थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, तो कॉमन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, जैसे कि आपको पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, एटसेट्रा। तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि उनको एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, है ना। तो थर्मल यानी हीट उनको चाहिए। तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे मिलेगा, टेम्परेचर से मिलेगा। और टेम्परेचर डिपेंड करता है डायरेक्ट लाइट पर, ध्यान रखना, सनलाइट पर। और सरफेस ऑर्गेनिजम्स नीड मोर हीट एंड लाइट, वाइल जो डीपर वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ज़्यादा कूलर चाहिए होता है। कूलर मतलब वो वाला कूलर मतलब ठंडा थोड़ा अपना एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ध्यान रखना, यानी डार्कर लेयर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो सरफेस ऑर्गेनिज्म जो है मतलब है पानी के ऊपर वाले, जो ज़्यादा सतह पर रहते हैं पानी के, या बाहर की बात आप कर लीजिए, ठीक है, नहीं कि लैंड वाले पार्ट की। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ के हैं वो भी डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर, है ना। जैसे कि उनकी नीड भी अलग अलग है। वही मैंने बताया, जैसे सरफेस ऑर्गेनिज्म है उनको ज़्यादा हीट चाहिए, यानी थर्मल सर्टिफिकेशन ज़्यादा चाहिए। और जो ज़्यादा गहराई पर है उनकी अलग नीड है थर्मल वाली। समझ रहे हो। आगे चले, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर फॉर एनिमल्स। ठीक है भाई, एनिमल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है टेम्परेचर की। तो वार्म ब्लडेड, क्या, वार्म ब्लडेड यानी कि एंडोथर्मिक एनिमल्स। एंडोथर्मिक मतलब कि वार्म ब्लडेड। तो भाई एक आपको पता है वार्म ब्लड यानी गर्म खून। तो मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है जो कि मेंटेन होना चाहिए वरना बात बिगड़ जाती है। तो बाहर का टेम्परेचर जैसा भी हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। तो वही बोला गया है कि भाई जो टेम्परेचर होता है एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, चाहे आप बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो। चाहे वो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो हीट देते हैं जब वो बच्चा पैदा कर रहे होते हैं, वो एग जो होता है भाई उसको हीट दे रहे होते हैं वो। उसके बाद कोल्ड ब्लडेड, है ना, जिनको हम एक्टोथर्मिक ही बोल देते हैं। तो देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर भी देखो ना, टेम्परेचर कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, टेम्परेचर कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है एनिमल्स के लिए। तो कुछ जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं
उनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के साथ, लाइक फ्रॉग्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, फिश हो गए, है ना। माइग्रेशन, कुछ पक्षी कुछ बर्ड्स जो हैं ये माइग्रेट कर जाते, जगह छोड़ जाते हैं अपनी टेम्परेचर की वजह से। तो एनिमल्स माइग्रेट यानी मूव कर जाते हैं टेम्परली वाइल टेम्परेचर चेंजेस। मान लो एक जगह पे वो रहते थे जहाँ पे टेम्परेचर ठंडा रहता था, लेकिन अचानक से वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वो जगह वहाँ से वो छोड़ देंगे, वो जगह वहाँ से वो छोड़ देंगे टेम्परली। और जब उस जगह पे वापस टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, कंडीशन पहले जैसी हो जाएगी, तो वापस उस जगह पर वो आ जाएंगे। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, थर्मल माइग्रेशन बोलते हैं। और बर्ड्स एंड एनिमल्स में मूव टू वार्मर और कूलर, ठीक है भाई, वो वार्म से कूलर जगह पे भी जा सकते हैं, कूलर से वो वार्मर जगह पर भी वो जा सकते हैं, डिपेंड ऑन उनकी नीड क्या है। और रीजन्स एंड रिटर्न व्हेन कंडीशन इंप्रूव, ठीक है, वापस आ जाएंगे जब कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी तो। अब हम बात करते हैं वाटर की। क्या करेंगे बात भाई, वाटर की, कि भाई वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो लाइफ भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल है बिना वाटर के, ध्यान रखना। पानी नहीं होगा जिंदगी नहीं होगी। और जितने भी अबायोटिक फैक्टर है उसमें वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमाउंट ऑफ वाटर इन एन एरिया डिसाइड करता है कि किस तरह का इकोसिस्टम वहाँ पर डेवलप होगा, समझ रहे हो। तो एक ऐसा एरिया है जिसके पास वाटर बहुत ज़्यादा है, स्टैंडिंग वाटर फॉर लॉन्ग, इट डेवलप्स इनटू पॉन्ड्स और लेक इकोसिस्टम, है ना भाई। तो यहाँ पर एक कैसा इकोसिस्टम बन जाएगा, पॉन्ड और लेक वाला इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो प्लांट्स के लिए वाटर का क्या रोल है इसकी बात हम कर लेते हैं, ध्यान से सुनना भाई। तो वाटर इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक लाइफ एक्टिविटीज, ध्यान रखना है। और इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, है ना भाई। तो सोइल जो है भाई, सोइल से वाटर जाता है प्लांट में, ध्यान रखना, रूट्स के थ्रू। और मिनरल्स भी जो है वाटर के थ्रू ही जाती है प्लांट्स में, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में, ध्यान रखना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो वाटर बहुत जरूरी है भाई प्लांट्स के लिए। और इट रेगुलेट्स टेम्परेचर एंड मेंटेन्स ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफियर। तो जो वाटर है वो अपने एटमोसफियर में क्या बना के रखता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इसलिए क्या बोलते तुमको भी लोग कि पानी ज्यादा पिया करो गर्मी के टाइम पे, ताकि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो वही बात है कि प्लांट के लिए हो रही है। तो ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को एटमोसफेयर के अंदर, और मेंटेन करके रखता है ह्यूमिडिटी को एटमोसफेयर के अंदर, ताकि प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर हो सके, है ना, ध्यान रखना। तो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिटरमाइंस व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रोज, है ना, कि भाई रेनफॉल कितनी हो रही है, रेनफॉल कितनी हो रही है, तो इसी से डिसाइड होता है कि किस जगह पर किस तरह का फॉरेस्ट होगा। जैसे कि डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट, ठीक है भाई। तो डेसिडियस फॉरेस्ट जैसे कि मॉडरेट रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। और डेजर्ट यानी कि बहुत कम रेनफॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो किस तरह का वेजिटेशन ग्रो होगा किस जगह पर, वो रेनफॉल डिसाइड करते हैं, और रेनफॉल यानी वाटर डिसाइड करता है। अब आगे मैं बात करूं एनिमल्स के लिए वाटर का क्या रोल है भाई। तो वाटर बहुत जरूरी है मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए एनिमल में, और ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एनिमल किसी रीजन में डिपेंड रहते हैं कहाँ पर, वहाँ जहाँ पर पानी हो, है ना, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो वहीं पर तो जानवर रह पाएगा, ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एनिमल्स इन अ रीजन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और विच इज कंट्रोल्ड बाय वाटर अवेलेबिलिटी, है ना। तो वाटर अवेलेबिलिटी डिपेंड कर रहा है वेजिटेशन कि किस प्रकार का वेजिटेशन होगा, जैसा वहां पर पानी होगा। और वेजिटेशन से कौन कंट्रोल हो रहा है भाई, एनिमल उस जगह का, ध्यान रखना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपस में दूसरे से कंट्रोल्ड हैं। आगे बात करूं इकोसिस्टम में वाटर का क्या रोल है, देखो भाई। तो रेनफॉल भाई जो है मेंटेन करके रखती है मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को एनवायरनमेंट के अंदर। और ऐसा रीजन जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो रही है वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होता है, मतलब घना जंगल होता है। और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच होती है, मतलब ज़्यादा हमें अलग अलग भिन्न प्रकार के प्रजातियाँ देखने को मिलती है, चाहे वो पौधों की हो चाहे वो जानवरों की हो, ठीक है भाई। और जहाँ पर लो रेनफॉल होती है वहाँ पर हमें वहाँ वो ड्राई इकोसिस्टम होता है, जैसे कि डेजर्ट, है ना भाई। तो इकोसिस्टम भी बदलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, ध्यान रखना, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं एडेप्टेशन टू वाटर अवेलेबिलिटी। तो कुछ प्लांट्स जो है ना वो उनको जो है भाई लो ह्यूमिडिटी चाहिए होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। और
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है, ज़्यादा वाटर चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ प्लांट टाइप की बात कर लेता हूँ। तो यूजेस एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर डायरेक्टली, लाइक जैसे कि बात कर सकते हैं एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम एयर, जिसको एडेप्टेशन कहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है जो कि एयर में हमको देखने को मिलता है, कुछ प्लांट उसको डायरेक्ट जो है अडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर जितने भी एपीफाइट्स होते हैं जिनको ऑर्चिड्स बोलते हैं, लाइकेन हो गए, मोसिस हो गए, ये डायरेक्ट एयर से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद नीड्स अंडरग्राउंड वाटर, जैसे कि यहाँ पर हायर प्लांट्स होते हैं जैसे कि ट्रीज एंड श्रब्स जो होते हैं, ये अंडरग्राउंड यानी कि मिट्टी से जो जिनकी जड़ें बिल्कुल फैली होती है मिट्टी के अंदर, वहां से अपना पानी कलेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब थ्रू आउट रूट्स। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाटर अवेलेबिलिटी का एडेप्टेशन। तो किस प्रकार से इन्होंने एडेप्टेशन करा है, कोई एयर से ले रहा है मॉइस्चर को यानी पानी को, और कोई रूट्स के थ्रू ग्राउंड से एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ आ रहा है? आगे चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एडेफिक फैक्टर्स की। किसकी? एडेफिक फैक्टर्स की। तो यहाँ पर हम सोइल की ही बात करने वाले हैं एडेफिक के अंदर। तो देखो भाई, सोइल का मतलब क्या है? तो सोइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि प्रोवाइड करती है एक बेस, एक जगह जहाँ पर प्लांट ग्रो कर सके, है ना, और एक जगह देती है किसको, एनिमल्स को रहने के लिए। और सोइल अगर उपजाऊ नहीं है यानी फर्टाइल नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है, ध्यान रखना। वहां पर तुम घर वगैरह बना सकते हो फिर। तो जो फर्टिलिटी होती है ना, फर्टिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिशन रिच, यानी कि सोइल के अंदर काफी न्यूट्रिशन है। तो द फर्टिलिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सोइल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन विल ग्रो इन एन एरिया, यानी कि एक एरिया की जो सोइल है, एक एरिया की जो सोइल है वही डिसाइड करेगी किस तरह का वेजिटेशन जो है वहां पर ग्रो होने वाला है। समझ रहे हो? और जो सोइल है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये डिटरमाइन करने में कि किस तरह का इकोसिस्टम वहाँ पर होगा, फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा या डेजर्ट होगा, क्योंकि सब कुछ जो है ये उस जमीन पर ही होना है। अगर सोइल अच्छे तो फॉरेस्ट बन जाएगा, है ना, थोड़ी कम दर्जे के वहाँ पर घास उग जाएगी यानी ग्रास लैंड बन जाएगा, तो वही बात है। और बंजर जमीन है तो वहाँ पर डेजर्ट बन सकता है ना, अगर वो उपजाऊ सोइल नहीं है तो। आगे चलें, अब यहाँ पर हम बात करेंगे पीएच एंड सोइल टाइप, है ना। पीएच क्या होता है आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, कुछ इस प्रकार का पीएच स्केल होता है। बीच में यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट 14 तक यहाँ पर नंबर होते हैं, और बीच में यहाँ पर 7 होता है। 7 से जितना कम होगा वो उतना ही एसिडिक दिखाता है कुछ चीज को। किसी भी चीज को हम मेजर कर रहे हैं, अगर उसका पीएच जो है 7 से कम आता है तो वो एसिडिक होता है, अगर 7 से ज्यादा आता है वो उतना ही बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिडिक यानी कि खट्टा और बेसिक यानी कि कड़वा। तो सोइल की यहाँ पर पीएच एंड सोइल टाइप की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सोइल कैसी होगी। ठीक है, तो पीएच ऑफ सोइल कंट्रोल करता है उसकी एसिडिटी, ठीक है भाई, किसको, एसिडिटी को, और उसके बाद उसकी एल्केलिनिटी को, किसको, एल्केलिनिटी एंड एसिडिटी, कि भाई वो कितनी एसिडिक है और वो कितनी बेसिक है। एल्केलिनिटी को आप बेसिक भी बोल सकते हो, ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपको। तो विच अफेक्ट्स प्लांट एंड एनिमल, तो जिस तरह की सोइल होगी वही वो क्या करेगी भाई, प्लांट को और एनिमल को अफेक्ट करेगी, ध्यान रखना। जैसे कि अगर किसी सोइल का पीएच 7 से कम है, जो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, वो एसिडिक सोइल होगी। अगर किसी सोइल का पीएच 7 से ज्यादा है तो कैसी सोइल होगी, एल्कलाइन सोइल होगी, यानी कि बेसिक सोइल होगी। और जिसका पीएच 6.5 से 7.5 होगा, यानी आप ये मान लीजिए भाई 7 भी होगा, तो वो कैसी होगी, न्यूट्रल सोइल होगी, यानी कि बेस्ट है ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि वो ना एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, बिल्कुल न्यूट्रल है, ध्यान रखना। बाकी बेसिक होगी या भाई एसिडिक होगी तो उस वो ऑर्गेनिज्म के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकती है, समझ रहे हो। तो द टाइप एंड नंबर ऑफ प्लांट्स एनिमल्स डिपेंड ऑन द सोइल्स पीएच, और पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो सोइल का पीएच जैसा होगा उसी वही डिपेंड करता है कि वहां पर कितने ऑर्गेनिज्म होंगे, कितने प्लांट्स होंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। ये कुछ सोइल के लेयर्स होती हैं,
अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये डायग्राम है। आप जो सोचते हो ऊपर से आपको सोइल दिखते है, वो काफी नीचे तक वो होती है और उसकी लेयर बटी होती है, या बटी होती है, हमने बांट दिया, ध्यान रखना, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ये सोइल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हमने सोइल को बांट दिया है एक ओ होरिजन, ए होरिजन, बी सी एंड आर होरिजन, यानी कि ओ ए बी सी आर में। समझ आ रहा है आपको? ये यहाँ से यहाँ तक ओ, ठीक है, ए ये वाला रीजन, बी यानी कि ये वाला रीजन, सी यानी कि ये वाला रीजन, और आर यानी कि ये वाला रीजन, और सबको होरिजन बोल देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हर एक लेयर की, हर एक होरिजन की क्या है, अपनी एक खासियत है। जैसे कि आपको दिखाना चाहूँ, जो ओ है, जो ये वाला पार्ट है, ये ऑर्गेनिक पार्ट है ना। और उसके बाद ए जो ये सरफेस है, बी वाला जो ये वाला हिस्सा है, इसको सबसोइल बोलते हैं, और सी यानी कि इसको बोलते क्या, सबस्ट्रेटम बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से बेसिकली मैं कहूँ, जहाँ से प्लांट बेसिकली, जहाँ से उसको एनर्जी या मिनरल्स वगैरह मिल रहे होते हैं, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सबस्ट्रेटम होता है। उसके बाद जो लास्ट वाला ये बेड रॉक, जो बिल्कुल रॉक्स आपको देखने को मिलती, जो कि किसी काम की नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो भाई, तो जो ओ होरिजन होता है, एक ऑर्गेनिक लेयर होती है, जो कि भाई डिकम्पोज्ड लीव, जो पत्ते वगैरह हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो सड़ गए, उनको फिर डिकम्पोज कर दिया, तो वो आपको ऑर्गेनिक लेयर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो मेड ऑफ डिकम्पोज्ड लीव्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद ए होरिजन, जिसको हम बोलते हैं सरफेस सोइल, जो कि मिनरल्स में, ह्यूमस में रिच होती है, और जहाँ पर रूट्स ग्रो भी होती है। उसके बाद बी वाला जो होरिजन है ना, यानी ये वाला सब सोइल वाला एरिया। तो अरे भाई किधर चले गए, हाँ, सबसोइल वाला एरिया, तो यहाँ पर जो है मिनरल्स होते हैं, कंटेन्स मिनरल लीज्ड फ्रॉम द अपर लेयर, मतलब कि ऊपर से थोड़े मिनरल्स यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद सी होरिजन, जो कि सबस्ट्रेटम वाला होता है, जो कि मेड ऑफ पार्शली वेल्दी रेड वेदर्ड रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, वेदर्ड रॉक्स कहने का मतलब है जो टूटे फूटे रॉक्स होते हैं, उनसे मिलकर ये बना होता है, ये वाला हिस्सा। और लास्ट बच गया आपका आर होरिजन, जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं, जो कि हार्ड रॉकी लेयर होती है ये, और बिलो ऑल अदर लेयर, चलिए सबसे निचली लेयर ये होती है। समझ आ रहा है? आगे चलो। मिनरल एंड न्यूट्रिशन कंटेंट। ठीक है, तो भाई सोइल के अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट कितना है, उस हिसाब से उसकी फर्टिलिटी डिसाइड होती है। बाकी सोइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशन तो होते होते हैं। ठीक है, और मिनरल्स का, न्यूट्रिशन का होना सोइल के अंदर, और ये बहुत नेसेसरी है किसके लिए, मैक्रो, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। तो सोइल कंटेंट्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर लाइफ, जैसे फॉर लाइफ लाइक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, और इसको हम एनपीके भी लिखते हैं, एनपीके। ये ऐसे भाई न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एक सोइल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जिस सोइल के पास ये न्यूट्रिशन है ना भाई, वो सोइल बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और इनको माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी कि जिनको लार्ज अमाउंट में, जिनकी जरूरत लार्ज अमाउंट में होती है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लाइक जिंक, आयरन एंड कॉपर। समझ आ गया? और जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मदद करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और मेंटेनेंस में, किसके, इकोसिस्टम के। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। टेक्सचर ऑफ सोइल की बात करूं भाई, कि सोइल का टेक्सचर कैसा है, या टेक्सचर का मतलब कैसा क्या होता है, तो देखिए भाई, तो प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन द सोइल, यानी सोइल के अंदर इन सब का कितना प्रपोर्शन है, कितना हिस्सा है, उसको हम टेक्सचर बोलते हैं सोइल का। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्सचर्स अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लीव एंड ग्रो। तो जैसे जैसा टेक्सचर होगा सोइल का, उस हिसाब के ऑर्गेनिज्म हमें वहां पे देखने को मिलेंगे, और इस हिसाब के ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएंगे। जैसे कि टाइप्स ऑफ सोइल एरिया, और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जैसे कि जो रोकी एरिया होगा, जो रोकी एरिया होगा, वहां पर आपको हार्ड सोइल देखने को मिलेगी, और वहां पर आपको लेस वेजिटेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ऐसे ही ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो लेस वेजिटेशन में रहने के लायक हो, यानी सर्वाइव कर पाए। उसके बाद स्वैम्पी एरिया, मतलब कि जहाँ पर थोड़ा दलदल वाला एरिया हो, उसको स्वैम्पी एरिया बोलते हैं। तो यहाँ की जो सोइल होगी बहुत गीली होगी, क्योंकि गीला जगह है ना स्वैम्पी एरिया, और यहाँ पर डिकम्पोजर्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसी प्रकार का जो है, यहाँ पर हमें कह सकते हैं इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, और ऑर्गेनिज्म भी हमें ऐसे देखने को ही मिलने वाले हैं।
उसके बाद माइनिंग एरिया, तो माइनिंग एरिया में डिस्टर्ब्ड सोइल हमको देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ढील ढाली सोइल हमको देखने को मिलने वाली है, और यहाँ पर बहुत प्लांट लाइफ जो कि बहुत लिमिटेड होगी, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से मैं क्या कह सकता हूँ, या हम कह सकते हैं कि जो टेक्सचर एंड कंपोजिशन है सोइल का, वो डिसाइड करता है किस तरह के प्लांट, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स सर्वाइव कर पाएंगे, समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। क्या? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, तो ध्यान आपको रखना है कि इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे, है ना, और बैलेंस रह पाता है। अब वो बैलेंस कैसे रह पाता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स है, इनकी रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, पीछे हम समझ चुके हैं, है ना। इकोसिस्टम इसी से स्टेबल है, और एनर्जी कनेक्ट करती है ऑल दिस कंपोनेंट एंड फ्लोज थ्रू देम। एनर्जी का कंसेप्ट बताया था मैंने 10% वाला, है ना। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर से आपस में रिलेशनशिप इनकी होती है, और एनर्जी कनेक्ट करते हैं इन तीनों कंपोनेंट को, या तीनों को, समझ रहे हो। और टू शो दिस बैलेंस क्लियरली साइंटिस्ट यूज इकोलॉजिकल पिरामिड्स, है ना भाई। तो इस इकोसिस्टम के इस बैलेंस को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पर जाने वाला, है ना, डिकम्पोजर्स वाला, ये पूरा एक लेवल दिखाने के लिए, पूरा एक पैटर्न दिखाने के लिए यहाँ पर जो है साइंटिस्ट इकोलॉजिकल पिरामिड्स का यूज करते हैं, ग्राफिकल मॉडल्स दिखाते हैं टू शो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स वो होते हैं जो कि जहाँ पे किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि फीडिंग लेवल, कौन किसको खा रहा है, तो वो ट्रॉपिक लेवल होता है फूड चेन के अंदर, है ना भाई। आपको मैंने बताया कोई ए बी को खा रहा है, बी सी को खा रहा है, सी को डी खा जा रहा है, तो ये ए क्या खा रहा है, वो एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, बी ए को बी खा के वो एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स एल्टन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एल्टनियन पिरामिड्स और फूड पिरामिड, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था इसको, तो इनके नाम से भी इसको जाना जाता है, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात कर रहे हैं, तो तीन तरह के क्या होते हैं, इकोलॉजिकल टाइप्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो तीन तरह के हमें क्या देखने को मिलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स। देखो, तो ये क्या दिखाता है, नंबर्स वाला पिरामिड, या जो मैं आपको पीछे बता रहा हूँ पिरामिड ऑफ नंबर, ये क्या शो करता है, ये शो करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। हर एक ट्रॉपिक लेवल पर, हर एक ट्रॉपिक लेवल पर, हर एक ट्रॉपिक लेवल पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कितने ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल रहे हैं, और वैसे पिरामिड बनेगा, ठीक है, ऐसा कि भाई कितने हर एक ट्रॉपिक लेवल पर आपको कितने ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, और ट्रॉपिक लेवल मतलब कि फीडिंग लेवल, समझ रहे हो। तो हर एक लेवल पर, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एटसेट्रा इज गिवन स्पेस इन द पिरामिड अकॉर्डिंग टू हाउ मैनी इंडिविजुअल आर देयर। तो हर लेवल पर आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना, और जो कि दिखाता है कि कितने इंडिविजुअल्स यानी कितने ऑर्गेनिज्म वहां पर है, ये पिरामिड दिखाता है। अब इसकी कुछ खासियत है, पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है, कितने ऑर्गेनिज्म है ये तो बता दिया मैंने आपको, दिखाता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसकी कुछ खासियत है, जैसे कि देखो, प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज मोर न्यूमरस देन कंज्यूमर्स, ठीक है भाई। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रोप्स हैं, वो ज़्यादा न्यूमरस होंगे कंज्यूमर से। और जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये डिक्रीज होते एज वी गो अप द पिरामिड, जैसे हम पिरामिड में ऊपर जाते रहेंगे, अपराइट डायरेक्शन में ऊपर जाते रहेंगे, वैसे ही जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होते जाएंगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि आपको आगे दिखाई देता हूँ, है ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे उतने उससे ज्यादा जब भी क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ओस ऑर्गेनिज्म दिखा रहा हूँ, ये घटते चले जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल टुगेदर आर कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप्स, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पर एक साथ क्या बनाते हैं, एक स्टैंडिंग क्रॉप बनाते हैं, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है कि यहाँ पर एक इकोसिस्टम ये बना पा रहे, एक स्टेबल इकोसिस्टम यहाँ पर ये बना पा रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप हम बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो पिरामिड्स होते हैं वो अपराइट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ये
ये क्या है, अपराइट डायरेक्शन में है, यानी ऊपर की तरफ है, जनरली होता है, ठीक है। लेकिन जो है समटाइम्स यानी कभी कभार जो होता है, पिरामिड्स आपको उल्टे भी देखने को मिल जाते हैं, यानी ट्रॉपिक लेवल आपको दिखाता है, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है कभी कभार, और एक स्पिंडल शेप्ड का भी हो सकता है, यानी मिक्स अपराइट और आपका जो है इन्वर्टेड मिक्स हो सकता है, इसको स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं, ध्यान रखना है। और बेसिकली आपको जो स्पिंडल शेप्ड आपका जो पिरामिड है, ये आपको बेसिकली फॉरेस्ट वाला जो इकोसिस्टम होता है उसी के लिए बनाया जाता है। एक बार देख लेते हैं, ये अपराइट वाला है, ये भी अपराइट वाला है, अलग अलग इकोसिस्टम के लिए, है ना। ये इन्वर्टेड है, देख लो, सीधा था, ये सीधा था, ये इन्वर्टेड हो गया, है ना। और ये दोनों ये मिक्स है ना। ये अपराइट वाला हिस्सा हो गया और ये इन्वर्टेड हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप्ड। और ये बेसिकली फॉरेस्ट के लिए, क्या, फॉरेस्ट वाला जो इकोसिस्टम होता है उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे आपके प्रोड्यूसर हो गए, उसके बाद इस घास को जो खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएगा, तो इनसे एनर्जी इनके पास गई, इससे एनर्जी इनके पास गई, इससे एनर्जी इसके पास गई। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन ये टर्शरी कंज्यूमर्स हो जाएगा, लास्ट वाला जो बचेगा। तो ऐसे ही चलता रहता है, ये अपराइट अपराइट डायरेक्शन है, और ये भी अपराइट डायरेक्शन है, ये भी अपराइट डायरेक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे कि ये आपका ग्रास लैंड है, ये ग्रास लैंड वाला इकोसिस्टम है, और ये आपका पोंड वाला इकोसिस्टम आपको दिखा रखा है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर पानी है, इसके अंदर कुछ आई थिंक प्लांट्स उग रहे हैं, इसको फिश खा जाएंगे, फिश को थोड़ी बड़ी मछली खा जाएगी, इसको फिर बत्तख वगैरह कोई खा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इनको। समझ आ रहा है। और ऐसे ही आपको दिखा रखा है, ये इन्वर्टेड इकोसिस्टम है और ये स्पिंडल शेप्ड इकोसिस्टम है। आगे चले, अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है भाई, तो बायोमास का मतलब क्या होता है, टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, उनका ड्राई वेट कितना है, ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पर, उसको हम बोलते हैं बायोमास, ठीक है भाई। और ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन ईच लेवल, कि भाई हर लेवल पर जो है, हर टॉपिक लेवल पर कितना लिविंग मटेरियल है ये दिखाता है, कितना अमाउंट में। इसकी खासियत की बात करूं, जैसे कि नंबर पिरामिड्स हैं, तो बायोमास पिरामिड्स कैन ऑल्सो बी अपराइट और इन्वर्टेड, मतलब सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है ये। अपराइट पिरामिड जो है बेसिकली ये फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, इसमें प्रोड्यूसर हैव मोर बायोमास देन कंज्यूमर, यानी हर लेवल पर कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। तो ये दिखाता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वहां पर ज्यादा बायोमास है, उनका ड्राई वेट ज्यादा है, सब एक पूरा इकोसिस्टम का वेट ज्यादा है देन कंज्यूमर्स, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी कंज्यूमर्स हो। आगे चले, इन्वर्टेड पिरामिड की बात करूं, तो इन्वर्टेड आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिल जाएगा। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, समुद्र के अंदर जो घास उगते हैं उसको फाइटोप्लैंक्टन आप कह सकते हो, यहाँ पे लेस बायोमास होता है देन प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम जू प्लैंक्टन बोलते हैं। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, इन्वर्टेड है ना भाई, इन्वर्टेड है, ध्यान रखना है। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोड्यूसर है यहाँ पर, जो प्रोड्यूसर है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेस बायोमास होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट मत करना, इसको यहाँ से स्टार्ट करना। तो ये प्रोड्यूसर्स, ये आपके, उसके बाद हर्बीवोरस, ये कार्निवोरस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका लेस बायोमास होगा और यहाँ पर आपका ज्यादा बायोमास होने वाला है, ठीक है भाई, इसको आप इग्नोर करना ऊपर वाले डायग्राम को, ठीक है। ये आपका अपराइट है, ये इन्वर्टेड है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका ये अपराइट वाला था, यहाँ पर आपको ज्यादा बायोमास देखने को मिलेगा अपराइट वाले में, लेकिन जो इन्वर्टेड है आपको जो प्रोड्यूसर्स है, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर आपको लेस बायोमास देखने को मिलने वाला है। आगे चले, नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो जो पिरामिड ये एनर्जी वाला है, बेसिकली एनर्जी का फ्लो दिखाता है, ठीक है भाई,
कि फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, यानी कि अगले ट्रॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी जा रही है, कितनी फ्लो हो रही है। और ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है और कितनी खो रही है, कितनी लॉस्ट हो रही है। ठीक है भाई। और इट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो जितने भी इकोलॉजिकल पिरामिड की हमने बात करी है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो, और आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी है। तो की पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ पीछे, कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। दिस इज कॉल्ड द 10% लो। बता चुका हूँ कि एक ट्रॉपिक लेवल में आए, उसके अगले ट्रॉपिक लेवल में या अगले ऑर्गेनिज्म जब का अगला कंज्यूमर होगा उसमें 10% जाएगा उसकी एनर्जी का, इसको 10% लो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, इनके पास जो एनर्जी है वो 10,000 KCL है, और इस KCL की जगह पे आप जूल भी लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, इस KCL की जगह पे आप KCL की जगह पे आप जूल भी लिख सकते हो, क्योंकि एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। तो 10,000 जूल है ना भाई। और आप एक कमेंट में काम कर देना भाई, जो KCL है ना, इसका मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म क्या, मुझे कमेंट में बताना। बाकी ठीक है, मैंने बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास एनर्जी थी भाई 10,000 जूल। तो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होंगे, जो जो कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, तो उनके पास इसका 10% चले जाएगा, इसका 10% चले जाएगा, जो कि लगभग 1,000 आता है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगा क्या, एनर्जी। तो 1000 का 10% निकाल देना भाई, तो वो 100 KCL आएगा, यानी 100 जूल आएगा। तो अब देख रहे हो किस प्रकार से एनर्जी घटते जा रही है। जिसके पास जितनी एनर्जी जा रही है उसका 10% ही अगले के पास जा रही है, और लास्ट में जो टर्सरी कंज्यूमर होगा उसके पास 10 जूल जाएगी, और लास्ट में जो फोर्थ कंज्यूमर बचेगा ही नहीं कुछ, फोर्थ वाला कंज्यूमर कुछ यहाँ पर बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ही नहीं बची बेचारे के पास। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगला खाएगा क्या, उसका एनर्जी नहीं आई है कुछ। तो यहीं तक आपका जो है फूड चेन चलने वाली है। तो फूड चेन कहाँ तक चलने वाले वो डिसाइड करता है एनर्जी पर। समझ आ रहा है आपको, ये ध्यान रखना है। तो द पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है ना। जो एनर्जी पिरामिड है ना आपका, ये हमेशा अपराइट रहता है और डिक्रीज होता है एट हाई लेवल। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ही एनर्जी जो है आपकी, वैसे वैसे जब एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ये यहाँ पर आपका लिखा है। और ये कभी भी आपका इन्वर्टेड नहीं हो सकता, और आपका ना ही स्पिंडल शेप्ड हो सकता है, यानी मिक्स, ना इन्वर्टेड ना अपराइट। अपराइट तो होगा, मतलब कि इन्वर्टेड नहीं हो सकता, और स्पिंडल नहीं हो सकता। स्पिंडल क्या है, मिक्स्ड फॉर्म, इन्वर्टेड और अपराइट की। और द शेप ऑफ द पिरामिड डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, बायोमास, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना भाई। जो इस पिरामिड की जो शेप है, ये डिपेंड नहीं करता साइज पर, कि उस इकोसिस्टम का साइज क्या है, बायोमास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं। समझ रहे हो भाई। और इट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ इकोसिस्टम फंक्शनिंग। जो एनर्जी लेवल है ना, ये एनर्जी पिरामिड जो है, ये ट्रू फंक्शनिंग का एक ब्यौरा हमको देता है, एक पिक्चर हमें देता है इकोसिस्टम की, कि इकोसिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। आगे चले, लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, कि भाई इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की लिमिटेशन क्या है। मैंने आपको तीनों पिरामिड्स बता दिए, कुछ लिमिटेशन है क्या। पहले जो लिमिटेशन है वो ये है कि पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिक्स। हमने ये देखा कि प्रोड्यूसर उसको प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, उसको सेकेंडरी, उसको टर्सरी खा रहा है ना। बट अब ये देखो ना कि जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी वाला प्राइमरी पर हो या प्राइमरी वाला सेकेंडरी पर हो, ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं भाई, ध्यान रखना है। अब मान लो कि किसी को, अब लायन है बेचारा, अब उसको सेकेंडरी वाला नहीं मिल रहा, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं मिल रहा खाने के लिए, वो कुछ ना कुछ तो खाएगा बेचारा, है ना। तो फिक्स नहीं है। तो पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिक्स्ड, सम ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। वो बेचारा प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाएगा, सेकेंडरी नहीं मिलेगा तो, है ना, ध्यान रखना है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल पर आ सकता है या आ जाता है। तुम उसको ऐसे थोड़ी बोलोगे मार के, भाई चल चल अपनी जगह पे जा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये भाई एक लिमिटेशन है, ध्यान रखना है पिरामिड की। सीजनल चेंजेस आर नॉट शोन, पॉपुलेशन और बायोमास वेरिएशन। ठीक है भाई, यानी कि जो सीजनल चेंजेस होते हैं ये दिखाए नहीं जाते, जो कि पिरामिड को अफेक्ट करते ही करते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर्स
या और इनको हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेट्रीटिवोरस भी बोल सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट नहीं करेगा ये पिरामिड के अंदर। थ्रू आउट दे प्ले वाइटल रोल इन एनर्जी फ्लो, है ना भाई। जब एनर्जी साइकिल की बात आती है, न्यूट्रिशन साइकिल की बात आती है, तो वो डिकम्पोजर्स की बात तो आनी चाहिए, लेकिन पिरामिड के अंदर ये नहीं दिखाया जाता है। तो ये लिमिटेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि अपना है इकोलॉजिकल सक्सेशन, और लास्ट टॉपिक है और चैप्टर आपके यहाँ पर खत्म हो जाएगा। देखो, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ना, जो ये टर्म है, सबसे पहले इसको यूज किसने करा? रेगनर हल्ट ने करा था 1885 में, लेकिन इसको डिफाइन किसी और ने करा था, जिसका नाम क्या था भाई? F.E. क्लेमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने डिफाइन ऐसे करा कि जो कोई नेचुरल प्रोसेस है ना, या ऐसा नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम प्लेस, ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक प्लेस है ए, है ना, बाय विच द सेम प्लेस इज ग्रेजुअली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स। यानी कि एक सेम जगह है ना, एक जगह है ए, ये सेम जगह है कि भाई दूसरी कोई कम्युनिटी, है ना, दूसरी कोई कम्युनिटी या ग्रुप किसी प्लांट का क्या कर ले, इसको अपने कब्जे में ले ले और एक इकोसिस्टम बना ले, है ना। ध्यान रखना, ये क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। और इट मीन्स कि प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज चेंज ओवर टाइम अंटिल अ स्टेबल इकोसिस्टम डेवलप। तो तब तक जो है भाई प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज भाई चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, जगह जगह पे जाती रहती है, जब तक उनको एक स्टेबल इकोसिस्टम नहीं मिल जाता है, डेवलप नहीं हो जाता है ना भाई, ध्यान रखना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक इकोलॉजिकल सक्सेशन की, ठीक है। तो जो स्पीसीज है और जो कम्युनिटी है ना, वो चेंज होती रहती है ऑर्डरली या प्रिडिक्टेबल वे, यानी लगातार चेंज होती रहती है जब तक एक स्टेबल इकोसिस्टम नहीं बन जाता। और द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स दैट ग्रो देयर, है ना भाई। तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना उस जगह का, वो चेंज होता रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बायोटिक फैक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि बायोटिक फैक्टर्स कहाँ ग्रो होते हैं? उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर, और इसको चेंज करते रहते हैं। ये भी इकोलॉजिकल सक्सेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे लेकिन समझ आएगा। उसके बाद ग्रेजुअली क्या होता है कि स्टेबल इकोसिस्टम बन जाता है, वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आपस में शांति से रहते हैं और एक बैलेंस बना के, है ना भाई। और फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेब्लिश हो जाती है, जहां पर जो है एक मेच्योर कम्युनिटी इक्विबिलियम के साथ रहती है, जहां पर एक एनवायरनमेंट में एक एनवायरनमेंट बना रहता है। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना है भाई जो मैं कह रहा हूं। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कोजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना भाई, कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये होता ही क्यों है, इसके कोजेज क्या है। तो पहला जो कारण है, ये पहला जो कोज है वो क्या है कि बिगिन व्हेन एग्जिस्टिंग हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड। तो भाई जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है स्टार्ट कब हुआ? पहला कारण तो यही है कि जब जो एग्जिस्टिंग हैबिटेट्स थे, हैबिटेट्स मतलब क्या होता है? घर, ऑर्गेनिज्म के घर वो क्या हो जाते हैं भाई? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इनिशियल कोज भी दो टाइप के हैं, एक क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एक बायोटिक फैक्टर्स। तो सोइल इरोजन, फ्लड्स आना, सूखा पड़ जाना, आग लग जाना, हैवी रेनफॉल हो जाना, लैंड स्लाइड हो जाना, है ना, या ऑयल डिपोजिशन हो जाना, तो ये कुछ कारण जैसे हैबिटेट का लॉस हो सकता है ना। उसके बाद बायोटिक फैक्टर जैसे कि भाई डिफोरेस्टेशन, भाई सारे पेड़ ही उड़ा दिए, है ना, और ज्यादा चारा खिलवा दिया, यानी ओवर ग्रेजिंग करवा दी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? जो लोग होते हैं भाई सोइल की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ के झाड़ियाँ काट देते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद उस जगह को छोड़ देते हैं, किसी और जगह की झाड़ी काटते हैं, यानी कि वहाँ का इकोसिस्टम को बर्बाद करते हैं, वहाँ के इकोसिस्टम के पैटर्न को बिगाड़ देते हैं। तो ये कुछ बायोटिक फैक्टर्स रहे होंगे भाई, जिससे जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हुआ है ना भाई। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है कि एक जगह है, वहाँ पे लोगों ने धीरे धीरे क्या बनाया कि लोग कह रहे हैं वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ने या प्लांट के ग्रुप्स ने, कम्युनिटी ने क्या बनाया कि स्टेबल इकोसिस्टम डेवलप करा। तो पहला कारण तो यही था कि जो एग्जिस्टिंग हैबिटेट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। बहुत सारे रीजन मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। आगे बात करूँ उसके बाद कॉन्टिन्यूस कॉजेज क्या थे भाई? ऑनगोइंग चेंजेस इन पॉपुलेशन कंपोजिशन ड्यू टू माइग्रेशन फॉर सेफ्टी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बेटर लिविंग। तो हमें क्या भाई क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? माइग्रेशन में देखने को मिलता है, जो कि कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, जिससे भी जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन में इकोलॉजिकल सक्सेशन की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना कि मान लो एक ए जगह है ना, अब यहाँ से दूसरा एक जो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर गया बी जगह पर, वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई। यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो गया हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हो, या बेटर लिविंग के लिए चले गया हो।
तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जिससे जो एक जगह है तो खाली हो जाएगी, तो वापस उसका एक इकोसिस्टम बिल्ड करने में टाइम तो लगेगा, ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेबलाइजिंग कॉजेज लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, है ना भाई, कि अब जो इकोसिस्टम है उसको क्या करना है, स्टेबल करना है। और ये डिपेंड किस पे करेगा, क्लाइमेट पर, वहाँ पे मिनरल कितने हैं, वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी कैसी है, और ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूसर्स एंश्योरिंग कंटिन्यूअस फूड एंड एनर्जी फ्लो, है ना भाई। क्योंकि स्टेबिलिटी कब आएगी, जब प्रोड्यूसर अच्छे से अपना खाना बना पाएंगे, तभी तो क्या एनर्जी का फ्लो जो है कंटिन्यू हो पाएगा आगे तक, है ना भाई। तो एक इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए बेसिक स्टेप्स क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इकोलॉजिकल सक्सेशन की, तो उसके बेसिक स्टेप्स क्या है। तो पहला है न्यूडेशन। न्यूडेशन वो वाली अवस्था वाली स्टेट होती है, मान लो जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, वहां पर कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, रह ही नहीं रहा है, वो वाला न्यूडेशन वाला, न्यूडेशन मतलब वाली स्टेट हो जाएगी। उसके बाद इन्वेजन होगा, ठीक है भाई, कोई खाली जगह है, कोई इकोसिस्टम नहीं है, तो वाली अवस्था को न्यूडेशन बोल रहे हैं। उसके बाद कुछ तरह के ऑर्गेनिज्म या प्लांट ग्रो होने लग जाएंगे, है ना भाई। जैसे हमने देखो खाली जगह पे कोई पौधे उग जाते हैं खुद से, तो फिर भी तो कोई जगह होगी जो जो यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, किसी प्रकार का इकोसिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा, वहाँ पर इन्वेजन होगा, मतलब प्रवेश होगा। उसके बाद वहाँ पर कंपटीशन होगा, कोई कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे, कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो एक कंपटीशन चलता रहेगा सर्वाइवल का। उसके बाद कंपटीशन के बाद कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर भी जाएंगे, उसके बाद उसमें क्या चलेगा, यहाँ पर वो आपस में जो वहाँ के अबायोटिक कंपोनेंट है उस पर वो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर वो इंटरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोक्शन बोलते हैं, समझ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर वो रहेंगे, फिर वो अबायोटिक के साथ रिएक्शन करेंगे, और इसी हिसाब से क्या होगा, एक स्टेबलाइजेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा, किसमें, यहाँ के इकोसिस्टम में, समझ आ गया। अब लास्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन की, कि भाई जो इकोलॉजिकल सक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, समझ आ रहा है आपको। देखो, तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप है और आगे भी है, तो लगभग 8 टाइप है। तो पहले टाइप की बात करूं, जो कि अपना प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है भाई। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, ध्यान रखना, ही बिगिंस इन अ लाइफलेस एरिया वेयर नो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड बिफोर, इसको हम बोलते हैं न्यूडेशन वाला पार्ट, बताया था ना मैंने, इसको ही बोलते हैं न्यूडेशन, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए वोल्केनिक रॉक हो गया, बेर माउंटेन्स हो गए, तो माउंटेन वाला एरिया हो गया, है ना, जहाँ पे वोल्केनो फटा है, तो जहाँ पे वोल्केनिक रॉक देखने को मिलती है, वो प्राइमरी सक्सेशन वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन, तो यहाँ पर स्टार्ट इन अ प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्टेड अर्लियर बट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल फोर्सेज, तो सेकेंडरी सक्सेशन वो वाला हिस्सा हो जाएगा, या वो वाला जगह हो जाएगा जहाँ पर एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता था, लाइफ एग्जिस्ट करती थी, बट टाइम रहते ही जो नेचुरल फोर्सेज है वहाँ पर एक्ट करे, और वहाँ की जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। जैसे कि आफ्टर फायर कोई फ्लड आ गया, एसिड रेन हो गई, एटसेट्रा। उसके बाद ऑटोजेनिक सक्सेशन, जिसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स दे मॉडिफाई देयर एनवायरनमेंट, यानी उन्होंने क्या करा, अपने आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्होंने खुद से ही अपने एनवायरनमेंट को बदल दिया, है ना, ध्यान रखना है, तो उससे कुछ चेंजेस आ गए। और एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स एनरिच सोइल विद ह्यूमस और अलाइंग न्यू स्पीसीज टू ग्रो, और इस वजह से वहां पर क्या होगा, पूरा पैटर्न बिगड़ जाता है। उसके बाद एलोजेनिक सक्सेशन, तो कॉज्ड बाय अबायोटिक फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, सोइल इरोजन और वोल्केनिक इरप्शन, तो अबायोटिक फैक्टर की वजह से क्या हो जाए भाई, सक्सेशन की जरूरत पड़ जाए, यानी कि एक स्टेबल इकोसिस्टम बनाने की जरूरत पड़ जाए, है ना, या दूसरी स्पीसीज यहाँ पर आ जाए, क्योंकि अबायोटिक फैक्टर ने क्या कर दिया है, चेंजेस ला दिए उस इकोसिस्टम के अंदर। एग्जाम्पल के लिए फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए और ड्रॉट्स हो गए, सब अबायोटिक फैक्टर्स है। आगे चले, इंड्यूस्ड सक्सेशन, यानी कि मैन मेड चेंजेस फॉर ह्यूमन बेनिफिट, तो किसी ने क्या करा, ह्यूमन कोई इकोसिस्टम था, अपने ह्यूमन ने अपने बेनिफिट के लिए वहां पर कोई चेंज कर दिए, जिसको बोलते हैं मैन मेड चेंजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए, है ना, डिफॉरेस्टेशन कर दे, वहां पर जमीन साफ कर दी, तो इस वजह से भाई क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम पूरा बर्बाद हो जाएगा, फिर वहां पर एक सक्सेशन चालू हो जाएगा। उसके बाद ऑटोट्रोपिक सक्सेशन, तो स्टार्ट इन इनऑर्गेनिक रिच बट ऑर्गेनिक पुअर एरियाज डोमिनेटेड बाय ग्रीन प्लांट्स, तो ये ऑटोट्रोपिक सक्सेशन ऐसा एक जगह होता है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो न्यूली एक्सपोज्ड रॉक और सैंडी एरिया।
उसके बाद हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन, तो स्टार्ट इन ऑर्गेनिक रिच एरियाज लाइक वेस्ट डंप्स हो गया और फॉरेस्ट लिटर हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है या वेस्ट डंप पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जो है ये हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। लाइक फंगी, बैक्टीरिया, मशरूम्स वहाँ पर उगने लग जाते हैं। उसके बाद रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, यानी कि इकोसिस्टम मूव्स बैकवर्ड ड्यू टू डैमेज और डिस्टरबेंस, है ना भाई, कि यहाँ के जो इकोसिस्टम मूव हो जाता है ड्यू टू डैमेज हो गए, यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस फैल गई है ना, कुछ काम चल रहा है साइड में, तो इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो फॉरेस्ट चेंजिंग टू ग्रास लैंड और बैरन लैंड आफ्टर ओवर ग्रेजिंग, है ना भाई, कोई जगह थी वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो गई, है ना, वहाँ पे खेती करना स्टार्ट हो गया, डिफोरेस्टेशन कर दिया, तो वहाँ पर हमको रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है ये फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।